Hello students, welcome back and welcome to this session of class 12th chemistry. We are dealing with the very first chapter of class 12th chemistry, that is solution, and now we are on the second part of this chapter, that is solution. तो इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग पहले पार्ट को डील कर चुके हैं और आज हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक पे चलेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जिस पे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है ना। हम उन फैक्टर्स के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास है सॉल्युबिलिटी एंड वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स दी सॉल्युबिलिटी, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो ये है आज का, वो है सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। अब सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देखिए क्या है, परिभाषा क्या है। सॉल्युबिलिटी को हम हिंदी में कहते हैं घुलनशीलता। अब देखिए क्या है, सॉल्युबिलिटी इज द maximum amount of solute which dissolves in a specified amount of solvent at a specific temperature। यानी कि सॉल्युबिलिटी जिसको आप घुलनशीलता कह रहे हैं वास्तव में क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, किसी भी सल्यूट की वो अधिकतम मात्रा जो किसी भी सॉल्वेंट में घोली जा सकती है दिए गए अमाउंट में एक टेम्परेचर के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब भी आप सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे आपको टेम्परेचर के बारे में ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, घुलनशीलता बढ़ जाती है। यानी आप समझते हैं ना कि ठंडे पानी में अगर मैं चीनी घोल रहा हूँ तो कम चीनी घुलेगी, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो वो ज़्यादा चीनी घुल जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी की जब आप सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे तो आप इसमें टेम्परेचर का जिक्र ज़रूर करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी है क्या, बेसिकली इट्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, वो अधिकतम मात्रा सल्यूट की जो किसी दिए गई सॉल्वेंट की मात्रा में घोली जा सकती है दिए गए टेम्परेचर के ऊपर, वो कहलाती है सॉल्युबिलिटी, है ना। तो सॉल्युबिलिटी देखिए बेसिकली इंट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो घुलनशीलता है वो कुछ नहीं है, वो एक प्रकार की इंट्रैक्शन है जो कि सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होती है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, हम वो देखते हैं जिन पे ये सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। तो आइए हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं ब्रीफ से, उसमें जल्दी से हम इसको स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर जो कि सॉल्युबिलिटी को, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी किस प्रकार की, हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, कि जब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में घोला जाता है, जैसे कि नमक अगर हम पानी में घोल रहे हैं या चीनी पानी में घोल रहे हैं, तो हम उन केसेस की बात कर रहे हैं। ऐसे केस में हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको 11th का एक टॉपिक याद है तो वहाँ पे एक रूल था सॉल्युबिलिटी का। रूल क्या है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जिसको आप सॉल्युबिलिटी रूल भी कहते हैं। यानी कि जो जैसा होता है वो वैसे को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो जाहिर सी बात है जितने भी पोलर सल्यूट्स होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, और जितने भी नॉन पोलर सल्यूट्स होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेचर ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब यही है ना, कि जो सॉल्वेंट जो हमारे पास सल्यूट हैं, जैसे कि हमारे पास NaC नमक हो गया, तो ये बड़ी आसानी से पानी के अंदर घुल जाएगा। पानी भी पोलर है और जो नमक है ये भी पोलर है। इसी प्रकार से जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, है ना, जैसे कि हमारे पास नैफ्थलीन हो गया, इसको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घोल सकते हैं, जैसे कि बेंजीन है, ईथर है। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट स्टूडेंट्स यही है कि नेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो पोलर सल्यूट्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर सल्यूट्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। सिमिलर, तो ये सॉल्युबिलिटी रूल कहते हैं इसको, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर देखिए स्टूडेंट्स, जो कि एक सॉलिड सल्यूट को लिक्विड में घोलने पर जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर, यानी कि तापमान। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए इसमें क्या है, हम अगर मैंने भी बताया भी था आप लोगों को कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता भी बढ़ जाएगी, है ना। अब देखिए क्या है इसमें, वी रिक्वायर हीट टू ब्रेक द बॉन्ड्स होल्डिंग द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड टुगेदर। अब जब हम सल्यूट जो कि सॉलिड है उसमें अगर हम उसको चाहते हैं कि वो घुले तो उसके बीच में बॉन्ड्स को तोड़ना ज़रूरी है ना। और इसी प्रकार से नई नई बॉन्ड जो है वो भी बनेंगी। तो जब हीट हम किसी सब्सटेंस को करते हैं तो वो ये करता है जिससे वो बॉन्ड जो है उनके बीच में, सॉलिड सल्यूट्स के बीच में ब्रेक होती है और नई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो जाती है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से सिंपल हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो किसी भी सॉलिड सल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हमने भी यहाँ पे जो बात की थी वो किसकी थी, वो हमने बात की थी कि जब हम किसी सॉलिड को हम घोलते हैं लिक्विड के अंदर। तो आइए एक और नए तरह का कंसेप्ट देखते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम एक लॉ भी पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ।
अब हम बात करेंगे किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, कि क्या होता है कि अगर हम गैस को लिक्विड में घोलते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, है ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिन्हें आप कहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो पानी के अंदर घोली जाती है। ऑफ कोर्स हम बाकी सिरप वगैरह भी इसमें ऐड करते हैं। तो हम ऐसे ही बात करेंगे कि जब किसी गैस को लिक्विड में घोला जाता है तो क्या क्या फैक्टर्स हैं और जो कि डिसाइड करेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सॉल्युबिलिटी है स्टूडेंट्स, जो किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर, उसको एक लॉ, एक नियम जो है वो गवर्न करता है और उस नियम को हम कहते हैं हेनरीज लॉ। हेनरी का नियम है, हेनरी से यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये लॉ दिया था। तो ये लॉ डिसाइड करता है कि कोई भी गैस जो है वो किसी लिक्विड में कैसे घुलेगी, कितनी अमाउंट घुलेगी और वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो ये हेनरीज लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखिए Henry law is a gas law which states that the amount of gas that dissolved in a liquid is directly proportional to partial pressure of that gas above the liquid when temperature is kept constant। तो ये नियम कहता है कि किसी भी गैस की जो अमाउंट है, देखो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्या है, अमाउंट ऑफ गैस दैट डिजॉल्व्स इन लिक्विड, कि किसी भी गैस की जो मात्रा है, जो अमाउंट है, जो किसी भी लिक्विड में घोली जा सकती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड, उस लिक्विड के ऊपर लगने वाले पार्शियल प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एट ए व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर आप तापमान को स्थिर रखेंगे। तो ये हेनरीज का नियम है। हेनरी का नियम स्टूडेंट्स क्या है, दोबारा समझिए। हेनरी का नियम जो है, ये नियम जो लॉ है वो बताता है कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर वो कैसे गवर्न होगी, वो कैसे किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो ये नियम कहता है द अमाउंट ऑफ गैस विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। यानी किसी भी गैस की मात्रा जो किसी लिक्विड में घोली जा सकती है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस बात के कि भाई आप उस गैस का प्रेशर कितना लगा रहे हैं उस लिक्विड के ऊपर जो मौजूद है, अगर आप तापमान को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो दोबारा इस लॉ को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ गैस दैट इज डिजॉल्व्ड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। इसका सिंपल सा मतलब स्टूडेंट्स ये है कि किसी भी गैस जो है, अगर आप उसमें जो पानी में घोल रहे हैं, सपोज करो बॉटल है, उसमें पानी आपने डाल रखा है और आप उसमें गैस घोलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब ये कि अगर उस पानी के ऊपर आप गैस का प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा गैस जो है वो पानी के अंदर घुल जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर आप कम प्रेशर लगाएंगे तो कम गैस जो है पानी के अंदर घुलेगी। तो और लेकिन टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो है हेनरीज लॉ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो डायग्राम बनाने की मदद से भी हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे प्रेशर कम लगा है। तो आप देखिए यहाँ पे प्रेशर कम लगा है तो कम ही मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया है कि 5 ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैस के अंदर घुले हैं। लेकिन अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया इस गैस का जो कि लिक्विड के ऊपर है यहाँ पे, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो अमाउंट है गैस की पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि गैस के ऊपर, अगर आप यहाँ पे देखिए, इसको फिर से देख लीजिए डायग्राम, अगर गैस के ऊपर यहाँ पानी प्रेशर कम लगाएंगे तो गैस कम घुलेगी। यहाँ पे गैस का प्रेशर पानी जो ऊपर ज़्यादा लगाया गया है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स गैस के घुल गए हैं, और यही है हेनरीज लॉ, है ना। अब पार्शियल प्रेशर हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लो पार्शियल प्रेशर को मैं P से डेजिग्नेट करता हूँ और जो अमाउंट है उसको मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हम लिखें गैस के लिए, तो ये जो लॉ है हमारे पास, ये सबसे पॉपुलर वर्जन हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अमाउंट है, अमाउंट को हम स्मॉल फ्रैक्शन की फॉर्म में दर्शा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर है हमारे पास गैस का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो P यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है, X जो है वो मोल फ्रैक्शन है, और KH जो है यहाँ पे वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना X के। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट डालना पड़ेगा। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, H। सो KH इज हेनरीज कांस्टेंट। अब इस हेनरीज कांस्टेंट की भी कुछ विशेषताएं हैं स्टूडेंट्स, यानी कि हेनरीज कांस्टेंट अगर हमारे पास है तो उससे हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले देखिए हेनरीज कांस्टेंट KH के बारे में। अब ये जो टाइप ऑफ गैस डिटरमाइंस दी KH, यानी किसी भी जो हमारे पास अगर हम गैस की बात करें उसके लिए जो हेनरीज कांस्टेंट होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने किस प्रकार की गैस जो है वो ली है जिसको आप डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है।
अब सेकेंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बोर्ड का सवाल भी है। अब यहाँ पे क्या है, लोअर दी सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ बोर्ड का सवाल भी है ये कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो हेनरीज कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी KH की, उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी होगी गैस की। यानी कि जितनी ज़्यादा आप ये इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो KH यहाँ पे आ रहा है ना, इस इक्वेशन को हम लोग समझते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी KH की, उतनी ही कम गैस जो है वो इसके अंदर डिसॉल्व होगी। तो हेनरीज कांस्टेंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी को। जितनी कम वैल्यू होगी KH की, गैस उतनी ज़्यादा डिसॉल्व होगी, है ना। अब आगे देखिए तीसरा पॉइंट, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस KH वैल्यू इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप तापमान को कम करेंगे उतनी ही KH की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, इंडिकेटिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस दैट इंक्रीजेस। ठीक है ना। तो ये हमारे पास टेम्परेचर को लेकर इसका रिलेशन है। तो सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, KH की वैल्यू जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी व्हेन एट अ गिवन प्रेशर। तो प्रेशर के साथ KH की वैल्यू का क्या रिलेशन है कि अगर प्रेशर हमारे पास एक दिए गए प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो कम होगी अगर KH की वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करेगी, जिससे सॉल्युबिलिटी गैसेस की जो है वो इंक्रीज़ करेगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, यानी कि गर्म जो पानी होगा उसमें कम गैस घुलेगी और ठंडे पानी में गैस जो है वो ज़्यादा घुलती है। इसका मतलब ये है। फिर कुछ एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स हेनरीज लॉ की, वो हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्लाइंबर्स जो हैं, क्लाइंबर्स यानी जो पहाड़ों पे क्लाइंब करते हैं, पर्वतारोही जो है और जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, वो इससे बेनिफिट उठाते हैं ना कि गैस की सॉल्युबिलिटी जो है, ऑक्सीजन की मात्रा ऊपर, वहाँ पे प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो काफ़ी कम होता है, तो उसी प्रकार से जो गैसेस की अमाउंट है वो भी कम होती है। तो जो क्लाइंबर्स हैं वो उसी हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो कैरी करते हैं ताकि वहाँ पर कम गैस, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो भी कम होती है। इसी प्रकार से डीप सी वाटर में जो डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। नीचे अगर जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और वहाँ पे पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में आपको फिर वहाँ भी नीचे पे ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो कैरी करने पड़ते हैं एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ। ठीक है। अब इसमें आप एक और जो इम्पोर्टेंट रोज़मर्रा में हम लोग जिसके एप्लीकेशन देखते हैं वो क्या है कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, जैसे पेप्सी की बॉटल है ना, जब उसे खोलते हैं ओपन, जब तक वो अनओपन रहती है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो खास प्रेशर पर रहती है, लेकिन जैसे आप उसे खोलते हैं वैसे ही क्या होता है, प्रेशर जो है वो कम हो जाता है उसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर गैस की सॉल्युबिलिटी, तो गैस जो है वो फिजिनेस के साथ या फिर एफरवेसेंस के साथ जो है बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तो सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा लिक्विड के ऊपर किसी गैस का, तो उतनी ही ज़्यादा मात्रा गैस की जो है वो डिसॉल्व होगी हमारे पास। ठीक है। और इसी प्रेशर के कंसेप्ट पर और सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट पर जो है हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजनेशन है ब्लड की हमारे पास, वो क्या होता है, लंग्स से जो है वो प्रेशर हाई होता है वहाँ पे, तो ब्लड जो है के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है वो मूव कर जाती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है। और जैसे ही वो ब्लड सेल्स के पास पहुँचता है तो वहाँ पे प्रेशर जो है कम होता है, तो वहाँ पे गैस जो है वो निकल के सेल उसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन है, जो ब्लड हमारा जो है कैरी करता है गैसेस को, वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ, है ना। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स हेनरीज लॉ। अब इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं हमारे पास कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जब ये हेनरीज लॉ जो है वो काम नहीं करता है। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या है। अब ये देखिए हेनरीज लॉ की लिमिटेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो देखिए क्या है, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये हेनरीज लॉ जो है वो तभी काम करेगा अगर मॉलिक्यूल्स जो हैं सिस्टम के वो इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी जो गैस है जो ऊपर प्रेजेंट है और गैस जो पानी में डिसॉल्व है, उनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तभी गैस जो है वो अंदर जाएगी और सॉल्युबल होगी, है ना। सेकेंड लिमिटेशन देखिए, हेनरीज लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन गैसेज आर प्लेस्ड अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। तो हेनरीज लॉ तब भी एप्लीकेबल नहीं होता, तब भी ये काम नहीं करता अगर हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पर भी हेनरीज लॉ जो है वो इट डज नॉट होल्ड ट्रू और गुड।
द लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन द गैस एंड सोल्यूशन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। अब ये लॉ तब भी काम नहीं करेगा अगर वो गैस जिसको आप पानी में घोलने की कोशिश कर रहे हैं या किसी सॉल्वेंट में घोलने की कोशिश कर रहे हैं उन दोनों का आपस में केमिकल रिएक्शन हो जाए, तो इस केस में भी हेनरीज लॉ काम नहीं करता है। तो हेनरीज लॉ के 3 केसेस हैं जहाँ पे ये काम नहीं करेगा। ये पहली बात, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स जो गैस के और लिक्विड के वो अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे तब भी हेनरीज लॉ काम नहीं करेगा। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तब भी हेनरीज लॉ काम नहीं करेगा। और अगर जो गैस है और जो लिक्विड है जिनकी हम बात करेंगे हेनरीज लॉ के लिए, अगर दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं तब भी हेनरीज लॉ जो है वो काम नहीं करता है। तो स्टूडेंट ये हेनरीज लॉ है, इसको हम बड़ी जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेनरीज लॉ हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो हेनरीज लॉ इज बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को गवर्न करता है कि किसी भी गैस की कितनी मात्रा किसी लिक्विड के अंदर घोली जा सकती है, वो होता है हमारे पास हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट देखिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये कहता है कि अमाउंट ऑफ गैस विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड। किसी भी गैस की मात्रा जो किसी लिक्विड में घोली जा सकती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है उस गैस के पार्शियल प्रेशर के लिक्विड के ऊपर, प्रोवाइडेड आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। तो ये रिलेशन ध्यान रखिए, P यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है, X जो है यहाँ पे वो मोल फ्रैक्शन है, और जो P है मोल फ्रैक्शन मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ गैस ही हुआ, मोल फ्रैक्शन भी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो P किसके बराबर हो गया, P जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू X एंड इट इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। KH यहाँ पे क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। अब हेनरीज कांस्टेंट की हमारे पास अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि हेनरीज कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू क्या होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो गैस है उसका वो किस टाइप की है। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर हम एक गिवन प्रेशर की बात करें उस केस में जो जितनी ज़्यादा वैल्यू KH की होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। और दूसरा क्या है कि टेम्परेचर यदि आप डिक्रीज करेंगे तो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है ना। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है इसके। फिर हमने इसकी एप्लीकेशन देखी, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है वहाँ पे, जहाँ पे क्लाइंबर्स हैं, सी डाइवर्स हैं, या हमारी बॉडी में जो ब्लड की फंक्शनिंग है ऑक्सीजन को कैरी करने की, वो सभी के सभी इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है। फिर हमने बात की फाइनली लिमिटेशन की हेनरीज लॉ की। तो 3 लिमिटेशन हमने देखी हैं कि हेनरी लॉ जो है तब काम नहीं करेगा अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं सिस्टम के वो इक्विलिब्रियम में ना हो। हेनरीज लॉ तब काम नहीं करेगा अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो, और हेनरीज लॉ तब भी काम नहीं करेगा अगर गैस और लिक्विड जिनके बीच में हम रिलेशन स्टडी कर रहे हैं वो आपस में रिएक्शन कर जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था हेनरीज लॉ। अब यहाँ पे एक बार और कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हम यहाँ पे डील करते हैं कि जो रॉलर्स लॉ है, अभी रॉल्स लॉ में पढ़ेंगे, वो एक स्पेशल केस होता है हेनरीज लॉ का, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपल समझते हैं। अब देखो रॉलर्स लॉ हमारे पास क्या है, ये रॉल्स लॉ की रिलेशन है, P इज इक्वल टू XI इंटू PI नॉट। तो ये रॉल्स लॉ क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड, है ना। मैथमेटिकली हम रॉल्स लॉ कहते हैं P इंटू XI P नॉट, और हम हेनरीज लॉ क्या लिखते हैं, P इज इक्वल टू KH इंटू X। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो KH है वो एक्चुअल में हमारे पास किसके इक्वलेंट आ रहा है, PI नॉट के इक्वलेंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी प्रेशर है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, यहाँ भी प्रेशर है हेनरीज लॉ में, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन है। तो फ़र्क सिर्फ कहाँ पे आ रहा है, PI नॉट किसके बराबर है, यहाँ पे KH के बराबर है। तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों लॉ जो है, तो आप मान सकते हैं कि जो रॉलर्स लॉ है वास्तव में हेनरीज लॉ का ही एक स्पेशल केस है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, और बाकी जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।